हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में वी आर पुस्तकालय अध्यक्ष में। सॉरी बहुत दिन हो गए थे, मैंने वीडियोस नहीं डाली, उसके लिए सॉरी। क्योंकि अब थोड़ी सी तबीयत बेटर लग रही है। अभी मॉर्निंग के 2 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो डालूँ, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वर्क तो चली है, तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक टाइम मिल नहीं पाता, तो मैंने सोचा मॉर्निंग में वीडियोज़ बना लेती हूँ। तो आज हम अपना यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। हम UGC नेट पेपर नंबर 2 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने को मिलेगा लाइब्रेरी का। तो टॉपिक का नाम पढ़ लेते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, कमेटी एंड कमीशंस ऑन लाइब्रेरी इंडिया। तो हम इंडिया की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जानेंगे लाइब्रेरी के बारे में, एंड कमेटी एंड कमीशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की यूनिट को शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं लाइब्रेरी का। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बस थोड़ी बहुत बातें जानने के लिए कि किस तरीके से इसका उद्भव हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई लाइब्रेरी की, किस तरीके से लोग कलेक्शंस को रखने लगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियन टाइम, प्राचीन काल की। सुमेरियन नाम की एक सभ्यता थी, मानी जाती है बहुत पुरानी सभ्यता है। उन्होंने एक प्राइवेट रिलीजन एंड गवर्नमेंट लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की थी। वहाँ पर उन्होंने उन जो कलेक्शन मिले 27,000 से ज़्यादा कलेक्शन मिले हैं। और किस टाइप के कलेक्शन थे, गीली चिकनी मिट्टी, किससे आपने देखा होगा उसमें कुछ लिखे जाते थे या किसी पेंटिंग के थ्रू बताए जाते थे, उस टाइप के हमें कलेक्शंस मिले हैं। मतलब उस टाइम भी लोग लाइब्रेरी का यूज़ करते थे, कलेक्शन करके रखा करते थे। देन उसके बाद आता है अश्वनीपाल, वो किंग ऑफ आसियान के असीरियन जो एम्पायर था वहाँ के ये किंग थे। अब ये जगह ये इराक में है। यहाँ पे 7th सेंचुरी BC में क्या होता है, एक इस्टेब्लिश लाइब्रेरी होती है, निवान इस्टेब्लिश फर्स्ट सिस्टमेटिक लाइब्रेरी थी। यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा क्ले टैबलेट्स मिले। मतलब यहाँ पे भी गीली चिकनी मिट्टी से बनी चीज़ें मिली। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए जाती है क्योंकि ये फर्स्ट सिस्टमेटिक लाइब्रेरी मानी जाती है उस टाइम की। ऐसे इजिप्ट में अलेक्जेंडर की लाइब्रेरी मानी जाती है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना DSSB का, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा अश्वनीपाल से लेकर, क्योंकि फर्स्ट सिस्टमेटिक लाइब्रेरी थी। बस इसमें और ज़्यादा कुछ जाने के बारे में है नहीं। ऐसे ही आपको पता ही होगा चाइना में सबसे पहले पेपर इन्वेंट हुआ था। एशियन टाइम में कम है, ऐसे अब जो कमेटी कमीशंस है उसमें ज़्यादा है। तो एशियन टाइम में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। तो चलिए आप मिडिवल टाइम में आ जाते हैं। तो चलिए एशियन टाइम के बाद हम मुग़ल एम्पायर की बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी का विस्तार वैसे मुग़ल एम्पायर में कम देखा गया, लेकिन देखा गया। तो सबसे पहले फर्स्ट मुग़ल लाइब्रेरी जो इस्टेब्लिश हुई थी 1526 में बाबर के द्वारा हुई थी। तो उसके बाद हुमायूं जो उनके बेटे थे, वो भी ग्रंथ सूची के काफ़ी प्रेमी माने जाते, तो उन्होंने भी काफ़ी कलेक्शन रखे। ऐसे ही जहांगीर ने भी काफ़ी कलेक्शन रखे थे। अकबर ने भी एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की थी फतेहपुर सीकरी में। वो महिलाओं में एजुकेशन को चाहते थे। बस मुग़ल एम्पायर में आपको इतना ही जाना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारा है नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा के समय में क्या क्या लाइब्रेरी का कौन सी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई। तो चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइब्रेरी का किस तरीके से उस समय विकास हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऐसे काफ़ी छोटी छोटी लाइब्रेरीज़ है जो उस टाइम में इस्टेब्लिश हुई थी। जैसे कि 1707 में सेंट डेविड लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई थी। 1714 में भी क्रॉगल लाइब्रेरी, मुंबई में भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इस्टेब्लिश हुई 1715 में। इसी तरीके से लेकिन 1808 का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मुंबई में फर्स्ट रजिस्टर्ड लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई थी। किस वर्क के लिए, असिस्ट करेगी जो लिटरेचर वर्क को। इसी तरीके से 1860 में जैन मिचेल ने एक स्मॉल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की थी। लेकिन क्या होता है 5 दिसंबर 1896 को वो पब्लिक के लिए वो लाइब्रेरी ओपन कर देते हैं, एंड दिस लाइब्रेरी वॉज रीनेम, उसका नाम चेंज करके कॉनवेरा पब्लिक लाइब्रेरी रख देते। ये लाइब्रेरी कहाँ है, चेन्नई में। जब हम आज़ाद हो जाते हैं 1948 के बाद इसको स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी घोषित कर देती है। ये आपको पता होना चाहिए कॉनवेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है, चेन्नई में। ओके, ऐसी खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पर, पटना में है। कब इस्टेब्लिश हुई थी, 5 अक्टूबर 1891 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बता रही हूँ। जैसे कि इंपीरियल लाइब्रेरी वो इस्टेब्लिश कैलकाटा, इंपीरियल लाइब्रेरी कैलकाटा में इस्टेब्लिश थी 1891 में। इसी लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के बेस्ड पर, किस बेस पर करते थे,
रजिस्टर ऑफ बुक एक्ट था, मतलब कोई भी अगर उनको कुछ चेंज करना होता है तो वो कहाँ से चीज़ें लेते थे, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट था जो 1867 में आया था। और फिर देन आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पास्ट द नेशनल लाइब्रेरी एक्ट इन 1948 द इंपीरियल लाइब्रेरी वॉज रीनेम द नेशनल, इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया रख दिया था। ऐसे डलहौजी के टाइम में तीन यूनिवर्सिटी को ओपन किया गया था। सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश होती है 24 जनवरी 1857, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ओके 1874 लाइब्रेरी ऑल्सो स्टार्ट द कलेक्शन ऑफ पीरियोडिकल्स के लिए रखने लग गई थी 1874 में। और 1937 में इसी में कलकत्ता लाइब्रेरी में 1937 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी अपॉइंट द प्रोफेशनल क्वालिफाइड लाइब्रेरी डॉक्टर निहाल रॉय को ये अपॉइंट करती है लाइब्रेरियन के लिए। ऐसी मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का वो ओपन इन 1907 में, और इसको जो लाइब्रेरियन रखे जाते हैं ये 1924 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन रखे जाते हैं। ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी स्टैब्लिश होती है 1882 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है 1916 में। And then research library Asiatic Society of Bengal that was established in Calcutta 1784, and then the first technical library in this country Victoria Technical Library जो नागपुर में 1806 में है। ऐसी मद्रास लिटरेसी सोसाइटी हैज़ फॉर्मेड लाइब्रेरी 1812 में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने ऐड ऑन कर दिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जानने के लिए इतना ही कुछ है। अब हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी मूवमेंट की। तो लाइब्रेरी मूवमेंट में हमें पता है कि 1910 में लाइब्रेरी मूवमेंट होता है। किसके द्वारा होता है? शिवाजी गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ये जो मूवमेंट हो तो वो शुरुआत की जाती है। सबसे पहले लाइब्रेरी ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है? इंडिया में, तो बड़ौदा राज्य में दी जाती है, बड़ौदा में। तो और एंड देन किसकी हेल्प से ट्रेनिंग दी जाती है? तो W.A. बॉर्डन के द्वारा दी जाती है जो USA के हैं। W.A. बॉर्डन कौन थे? ये मेलवी डेवी के शिष्य थे। अब हम 20th सेंचुरी के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये सब 19th सेंचुरी में हो गए, 20th सेंचुरी में काफ़ी एसोसिएशंस बनने लगे। तो सबसे पहले एसोसिएशन आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन जो 1914 में आती है। ऐसे बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1925 में, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1928, पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन 1928 में, असम लाइब्रेरी एसोसिएशन 1938 में। अब मूवमेंट के बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट ईयर 5 प्लान में फर्स्ट में क्या होता है कि ये चाहते थे जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि इम्प्रूवमेंट हो लाइब्रेरी सर्विसेज में एंड लाइब्रेरी नेटवर्क्स में। जो उसका लाइब्रेरी नेटवर्क है वो उसका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा ऑल ओवर कंट्री में हो। सेकेंड ईयर प्लान में क्या होता है कि गवर्नमेंट 140 लाख रुपये देती है ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि लाइब्रेरी नेटवर्क जो है उसको फैलाया जाए 332 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। थर्ड ईयर प्लान में क्या होता है? फैसिलिटी ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटीज़ दी जाती है ट्रेनिंग एंड रिसर्च से रिलेटेड। फोर्थ ईयर प्लान में क्या होता है? कुछ मेंबर्स बनाए जाते हैं जो रिव्यू करेगी रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड जो रिव्यू करेगी। ऐसे ही रोल ऑफ UGC का अब जान लेते हैं। रोल ऑफ UGC का क्या रोल है। अब आपकी कमेटी एंड कमीशन शुरू हो गए। तो सबसे पहले आता है लाइब्रेरी कमेटी। जो कमेटी आती है 1957 में, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर SR रंगनाथन एंड इस कमेटी की रिपोर्ट आती है 1959 में। तो अब जान लेते हैं इस कमेटी में कहा क्या गया था, बताया क्या गया था। इस कमेटी में कहा था कि लाइब्रेरी ग्रांट मतलब लाइब्रेरी को पैसा मिलना चाहिए किस किस कामों के लिए, लाइक फैसिलिटी ऑफ इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए, फ़ोटोकॉपी के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, फर्नीचर्स के लिए। मतलब ये चाहते थे कि लाइब्रेरी को जब पैसा मिलेगा तो वो जो यूज़र्स की फैसिलिटीज़ है वो उनको प्रोवाइड कर पाएगी। तो यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक्स के साथ अपनी टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड कर सकते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी ग्रांट से रिलेटेड अगर कोई कमेटी के बारे में पूछा जाता है तो लाइब्रेरी कमेटी थी, ये रंगनाथन कमेटी के नाम से जानी जाती है। तो इसमें एक बात और इसमें एक फॉर्मूला दिया गया था। इन्होंने बोला था, रंगनाथन कमेटी में बोला गया था कि पर स्टूडेंट पे 15 रुपये खर्च होने चाहिए एंड रिसर्च स्कॉलर पे 200 रुपीज़ खर्च होने चाहिए। इसमें एक फॉर्मूला दिया गया था। इसकी रिपोर्ट 1959 में आती है। ओके, सेकेंड इज
रिव्यू कमेटी 1961 में आती, चेयरमैन इसके थे डॉक्टर एस आर रंगानाथन थे, काफ़ी इसके साथ अदर्स मेंबर थे जैसे PN कोला, BS केशवन, JS शर्मा। फर्स्ट मीटिंग होती 15 जुलाई 1961 में। इसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिव्यू करने आई थी ये रिव्यू कमेटी, रिकमेंडेशन स्टैंडर्ड्स करने आई थी कि प्रिपेयर द करिकुलम फॉर वेरियस लेवल कोर्सेज। ये करिकुलम भी बताने आई थी कि किस टाइप से मतलब होना चाहिए, LIS एंड डिसाइड द एंट्रेंस क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। ओके एंड इसकी कमेटी की रिपोर्ट कब आती है 1962 में आ जाती है। आपको बस पता होना चाहिए इसके चेयरमैन थे, कब चेयरमैन कौन थे और ये इसकी रिपोर्ट कब आती है और क्या कहा गया था। देन थर्ड इज़ एजुकेशन कमीशन जो 1964 में थे 60 से। इसके जो चेयरमैन थे वो दौलत सिंह कोठारी मतलब DS कोठारी थे। पंजाब का जो पेपर हुआ था उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछ रही थी, बच्चों ने DS कोठारी तो याद करा था लेकिन इसकी फुल फॉर्म नहीं थी, तो दौलत सिंह कोठारी इनका नाम है। इस कमीशन इन्होंने ये भी जो कमेटी आती है ये हायर एजुकेशन को काफ़ी अच्छा करने के लिए आती है। तो इसमें भी एक फॉर्मूला दिया गया था, इसमें कहा था कि पर स्टूडेंट पर 25 रुपये और पर टीचर पे 300 रुपीज़ खर्च करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी में क्या बात की गई थी, इसमें ये कहा था। ऐसे ही राधा कृष्ण कमेटी आती 1948 में, इन्होंने भी कहा था टोटल बजट में से लाइब्रेरी को 6.25% देना चाहिए एंड पर स्टूडेंट पर 40 रुपये खर्च होने चाहिए। ऐसे ये आती है मल्होत्रा कमेटी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आती है 1983 में, इसकी जो रिपोर्ट होती है 1986 में सबमिट होती है। इस कमेटी आपको मैं शॉर्टली बता रही हूँ कि कमेटी में बेसिकली बात किस चीज़ की गई है। इस कमेटी का मेन पर्पस था पे स्केल, मतलब जो लाइब्रेरीज में वर्क करते हैं उनका जो पे स्केल है उसको बढ़ाने की मांग की गई थी मल्होत्रा कमेटी में। आप पढ़ लेना, काफ़ी कुछ है, लेकिन बेसिक जब भी पूछा जाता है कि पे स्केल से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, रिव्यू कमेटी कौन सी, इससे रिलेटेड जो भी आता है मैं आपको शॉर्ट नोट्स बता दे रही हूँ किस तरीके से, बाकी आप नोट्स में अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आती है कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी 98 में आती है। इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल जो 1988 में आती है। इसका मेन पर्पस था कि किस तरीके से लाइब्रेरी नेटवर्क का जो फैलाव को किस तरीके से किया जाए। इन्फानेट प्रोजेक्ट वो यहीं से शुरुआत इसकी की गई थी। नेक्स्ट इज करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी जो 1990 और 2001 में आती है। करिकुलम को निर्धारित करने के लिए ये कमेटी 2 बार में आती है। फर्स्ट कमेटी 1990 में आती है, वो PN कोला उसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरी जब आती है 2001 में, इसके अध्यक्ष होते हैं CR कशिदप्पा। बोथ कमेटीज ऑफ सिलेबस को ये स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए कमेटी आती है। ओके एक शॉर्ट नोट्स है कि वर्क फ्लोर सेमिनार होता है जो UGC ऑर्गेनाइज करती है, जो फर्स्ट टाइम हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था 4 से 7 मार्च 1959 में। बस आपके बारे सेकेंड यूनिट में जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से लेकर मैंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी तक आपको बता दे। मैंने आपको यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1 पूरा कंप्लीट करा दिया है और जितना भी जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, वह आपको टेलीग्राम चैनल पे सारा मटेरियल मिल जाएगा। मैंने सारे वहाँ पे नोट्स अपलोड कर दिए हैं। मैं यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1 भी वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। चाहिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। अब बिल्कुल भी वीडियोज़ के लिए लेट नहीं होगा। सॉरी थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ी तबीयत की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। अब मुझे काफ़ी नींद आ रही है, बट कोई बात नहीं। तो अब कोई भी लेट नहीं होगा। और मैंने इंस्टा ID और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वो वीडियो आपको डेली मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि बस मैं बोली जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।